नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने फिर से एक सक्सेसफुल फार्मर, एक मिलीनियर फार्मर की यात्रा में एक नए टॉपिक के साथ हूं किसान भाइयों। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है किसान भाइयों की अनाज की खेती। हम अनाज की खेती से किस तरह एक सक्सेसफुल फार्मर या फिर एक मिलेनियर फार्मर बन सकते हैं। तो अनाज की खेती, किसान भाइयों, अनाज की खेती अर्थात ग्रेन फार्मिंग, ये अनाज की खेती आज का हमारा ये टॉपिक है किसान भाइयों। हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रेन फार्मिंग। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे किसान भाइयों और उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे जो कि हमको आगे चल के एक सक्सेसफुल फार्मर, एक मिलेनियर फार्मर बनाएंगे। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे किसान भाई हमारे देश में अनाज की खेती तो करते हैं, लेकिन वो उस खेती में ना तो ही उतना ज़्यादा सफल हो पाते हैं और ना ही उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हम अनाज की खेती से किस तरह से एक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं ताकि आगे चल के हम एक मिलेनियर फार्मर या फिर सक्सेसफुल फार्मर इस खेती से हो सकें। तो किसान भाइयों, अनाज में हम बहुत से अनाज की खेती जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग, उसमें धान, गेहूँ और फिर आगे फिर जैसे हो गए चना, मसूर, उड़द, मूंग, इस तरह के बहुत से अनाज है जो हम खेती में जिनकी खेती करते हैं, तिल वगैरह। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमको अगर अनाज की खेती में सक्सेस होना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको इसमें प्रॉफिट जनरेट करना है, मनी जनरेट करना है, तो हमको सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा किसान भाइयों वह होगा भूमि का रकबा या क्षेत्रफल। भूमि का रकबा या इसको बोल सकते हैं क्षेत्रफल। तो किसान भाइयों, अगर हम अनाज की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास भूमि क्या होने थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। लगभग हमारे पास 8 से 10 एकड़ भूमि में हम अनाज की खेती करें तो ही बेहतर होगा किसान भाइयों, क्योंकि अगर हम छोटे से एरिया में अनाज की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि अनाज की खेती में किसान भाइयों सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है और इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो होता है हमारा प्राइस का, अर्थात मूल्य का। तो अगर हम इसको एक बड़े रकबे में खेती कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम धान या गेहूं की ही खेती कर रहे हैं, तो अगर हम इसको लगभग 8 से 10 एकड़ में अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या होगा किसान भाइयों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जैसे हम पर एकड़ अगर उत्पादन जो भी ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम एवरेज के हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। कम से कम 200, 300, 500 अगर हम धान या गेहूं में जाएं तो इतने क्विंटल अगर हमारे पास उत्पादन आ रहा है तब तो ही उसमें हमको एक लंबा कहना चाहिए एक अच्छा मनी, अच्छा पैसा मिल पाएगा। क्या है कि जो हमारे सब्जी और बागवानी में की तरह ये नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अनाज की खेती तो करते ही हैं। तो उसमें अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको जो भूमि का आपका रकबा है वह कम से कम 8 से 10 एकड़ होना ही चाहिए। 8 से 10 एकड़ लगभग आप इतने एरिया में अगर अनाज की खेती कर रहे हैं, किसी भी तरह की अनाज की, तो आपको उसमें एक ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए अब आज के समय में तो बड़े कृषक हमारे रह नहीं गए, ज़्यादातर सीमांत कृषक ही हैं। तो फिर उसमें आपको बटाई पे या फिर ठेके पे, लीज पे, इस तरह से भूमि लेके आपको एक बड़े एरिया में अगर आप अनाज की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों तो आपको उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा आगे। अब दूसरा एक पॉइंट हम देख लेते हैं किसान भाइयों, वह होता है पर एकड़ उत्पादन क्षमता।
उत्पादन क्षमता। तो किसान भाइयों, अगर हमको अनाज की खेती में ये दूसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम पर एकड़ कितना उत्पादन ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक हम पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे तो हमको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें वही बताया कि प्राइस का इशू रहता है, ज़्यादा महंगे दामों पे जाते नहीं हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अनाज की खेती करते ही हैं। तो फिर हमको पर एकड़ अपना उत्पादन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कहना चाहिए, अधिकतम आपको उपज पर एकड़ निकालना पड़ेगा, तभी आप जाके ले सकते हैं। जैसे धान गेहूं में देखें तो आपको धान में 25 से 30 कुंटल अधिकतम 30 कुंटल इतना तो पर एकड़ जाना ही चाहिए, और गेहूं में भी 20 कुंटल के करीब पर एकड़ जाना चाहिए। और जो हमारे दलहन में हो गया जैसे चना वगैरह में, तो उसमें 10 कुंटल के करीब जाना चाहिए। मतलब जितना आप अधिकतम पर एकड़ उत्पादन लेंगे तभी आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका बनेगा, आपके पास ज़्यादा मनी जनरेट हो पाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट भी, आप अगर अनाज की खेती में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये पर एकड़ उत्पादन क्षमता आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अब हम इसके आगे के पॉइंट में बात करते हैं। जैसे आपने एक बड़े रकबे में खेती की अनाज की, किसी भी अनाज की, और पर एकड़ आप उत्पादन क्षमता, अब बारी आती है उसके मार्केटिंग की या फिर उसके बेचने की बारी में। तो उसमें हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, एमएसपी का लाभ अवश्य लें आप। एमएसपी का लाभ अवश्य लें, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। आप अनाज की खेती से अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो किसान भाइयों, अगर आप अनाज की खेती कर रहे हैं तो एमएसपी का, क्योंकि बहुत से अनाज की खरीदी सरकार करती है स्वयं, तो वो एक पहले से ही हमारा दाम अनाज का पर कुंटल तय कर देती है। और धान और गेहूं की तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी जगह ही खेती वो उनकी खरीदी होती है। उसके अलावा बहुत से जगह में आपके चना, सरसों, इस तरह के भी वहाँ के जो मुख्य उपज होते हैं उनकी भी खरीदी सरकारें करती हैं। तो आप अगर जिस अनाज की खेती कर रहे हैं तो अगर उसमें एमएसपी आपको मिल रहा है तो आप इसका लाभ अवश्य लें किसान भाइयों। क्या होता है कि इसमें जो हमारा सरकार पहले से आपका रेट या प्राइस तय कर दी है, तो उस रेट पे तो वो आपके अनाज को खरीदी करेगी। क्या होता है मंडी में उस तरह का मतलब भाव ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है वहाँ। अगर क्या, और अनाज की खेती में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो रहता है, तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा माल पहुँच गया मंडी में तो तुरंत वो लोग व्यापारी भाव गिरा देते हैं। तो आप प्रायोरिटी में तो एमएसपी का लाभ अवश्य लें अगर आप जिस अनाज की खेती कर रहे हैं और अगर सरकार उसकी खरीदी कर रही है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा किसान भाइयों, एमएसपी का लाभ अवश्य लें। तो किसान भाइयों, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो जो चौथा पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया है वह होता है भंडारण क्षमता का विकास। भंडारण क्षमता का विकास, ये हमारा एक चौथा पॉइंट हुआ आपके अनाज की खेती करने वाले किसानों की जो सक्सेस मंत्र में। तो चौथा पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई सिर्फ उत्पादन पे तो जाते हैं, वो खेती पे तो रहते हैं, उसके बारे में बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत सारे सोचते हैं, लेकिन उसके आगे का जो स्टेप होता है हमारा मार्केटिंग और प्रोसेसिंग या फिर उसको रखने की व्यवस्था, इस पे वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके खेती की, बहुत अच्छा उत्पादन ले लिया, लेकिन आगे चल के उनके जब अनाज हो या उनका प्रोडक्ट पानी के मोल जब बिकते हैं तो उनका जो होता है मेहनत वो पूरा मिट्टी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप भंडारण क्षमता का विकास, जैसे आप क्या होता है कि किसी भी अनाज की एक सीज़न है, जैसे मान लीजिए आपके मार्च अप्रैल इस सीज़न में अब गेहूं की कटाई हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई, या फिर आपके रबी में जैसे सरसों वगैरह, चने वगैरह, इनकी कटाई हार्वेस्टिंग अब स्टार्ट है। अचानक से इकट्ठा बहुत से माल अब मंडियों में जाएगी, तो स्वाभाविक है जहां डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ रेट तो अवश्य गिरेगा। अब यहीं पे आप मार खा जाते हैं, आपके पास रखने की व्यवस्था है नहीं। अब उस अनाज को आपने तो खेती करके
उत्पादन कर लिया, अब चाहे वो आपका घाटे में जाए अनाज, चाहे जिसमें जाए, आपको मजबूरी होके बेचना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करें भंडारण क्षमता का आप विकास करें। अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, साल 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ भंडारण क्षमता का विकास अवश्य करें अपने घर में या फिर अपने खलिहान के आसपास, ताकि उस सीज़न में जैसे 1-2 माह बाद फिर धीरे धीरे प्राइस चढ़ने लगती है ऊपर की ओर, तब आप फिर अपने माल को धीरे धीरे निकाल के बेचें। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा घाटा ना होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चौथा पॉइंट आप अवश्य इस पे ध्यान दें। आप ज़्यादातर किसान भाई इसी पे जोर नहीं देते हैं, उनके पास रखने की व्यवस्था नहीं रहती, फिर मजबूरी में व्यापारी उनके अनाज को माटी के मोल में ख़रीद के ले जाते हैं और रखने की व्यवस्था ना होने के कारण आपको देना भी पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम 5वें पॉइंट पे देख लेते हैं। तो जो हमारा 5वां पॉइंट है वह डायरेक्ट मिल में सप्लाई, डायरेक्ट मिल को सप्लाई, ये हमारा 5वां पॉइंट हुआ किसान भाइयों। तो डायरेक्ट मिल को सप्लाई से हमारा आशा है किसान भाइयों कि जैसे हम जिस भी अनाज की खेती करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास या कुछ दूर में उनकी मिलिंग होती है। जैसे आपने धान की खेती की तो वहाँ पे राइस मिल होता है, गेहूं की खेती की वहाँ पे फ्लोर मिल होता है, चने की खेती की वहाँ पे बेसन मिल होता है। तो इस तरह के मिल आपके आसपास या फिर 150 किलोमीटर के दायरे में होता है। तो अगर आप प्रयास करें कि अपना माल लेके डायरेक्ट उन मिल मालिकों से आप कांटेक्ट करें, ताकि जो बीच में आने वाले बिचौलिए हैं तो वो जो आपके हिस्से का कमीशन खा जाते हैं, जिससे आपको प्राइस पर केजी कम मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट मिल मालिकों से संपर्क करके अपना माल उन्हें देते हैं तो फिर आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि मिल में वो एक बड़े मात्रा में जैसे ट्रक के ट्रक माल लेते हैं, तो आप जैसे गांव में 2-4-10 किसान अपना समूह बना लें और उसके साथ आप जिस चीज़ की खेती की है तो मिल के उस मिल मालिक से आप जाके बात कर लें और आप इकट्ठा अपने 8-10 किसान अपने प्रोडक्ट को लेके वहाँ बेच सकते हैं। तो इसमें आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हुआ किसान भाइयों कि अगर आप अनाज की खेती में सक्सेस होना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करना चाहते हैं तो इन पॉइंट पे अवश्य ध्यान दें किसान भाइयों, तभी आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आगे चल के आप एक सक्सेसफुल फार्मर और मिलियनेयर फार्मर बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा अनाज की खेती से एक सक्सेसफुल फार्मर बनने का ये जो ट्रिक्स और टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।